अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आम और सहाफ़त के आप सभी तलबा का मैं आज की इस क्लास में खैर मक़दम करता हूँ। अज़ीज़ तालिब इल्म, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से। मुझे इस बात की भी खुशी है कि माशाअल्लाह से अब तलबा की ज़्यादा तादाद क्लास में हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं या जिस मौजू पर लिखने को कह रहे हैं, आप तलबा लिख कर भी भेज रहे हैं। और कल इतवार के दिन भी मुझे कुछ तलबा के जो उन्होंने लिखने की प्रैक्टिस की है, जिसको मैं असाइनमेंट का नाम कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी मैं ये क्लियर करना चाहूँगा। ये वो असाइनमेंट है जो रोज़ाना की बुनियादों पर दिया जा रहा है, और इस असाइनमेंट का मकसद आपको अल्टीमेटली फ्रॉम डे फर्स्ट, फ्रॉम माय फर्स्ट क्लास, आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू प्रिपेयर यू ऑल फॉर द एग्जामिनेशन। डे फर्स्ट से ही हमारा अप्रोच ऐसे होना चाहिए कि हम जो हमारा सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम तैयारी करें। और ये ज़रूरी है उसके लिए कि इम्तिहान चूँकि हमें लिख कर तहरीरी शक्ल में पास करना है, तो ख़ास तौर पर जो लिखने की सलाहियत है, माशाल्लाह से बहुत सारे तलबा ऐसे हैं जिनकी उर्दू ज़बान अच्छी है, जो अच्छे से लिख सकते हैं, उनको सिर्फ मवाद चाहिए। बाज़ तलबा ऐसे हैं जिनके पास मवाद है, कंटेंट है, लिखने के लिए इंफॉर्मेशन है, बट दे फेस डिफ़िकल्टी व्हाइल राइटिंग इन उर्दू। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पर्चे के ख़ात्मे तक सेमेस्टर के इम्तिहान से पहले पहले तलबा की वो जो लिखने की झिझक है वो भी दूर हो जाए। उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो आप इस पर्चे के लिए लिखना आपके लिए मसला नहीं होगा। दूसरा, दीगर जो पर्चे हैं, और आप अब जान चुके हैं कि यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज़ हैं वो उर्दू में हैं, जितने भी पर्चे हैं उनका इम्तिहान आपको उर्दू ज़बान में लिखना है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले अच्छा, ये भी बड़ी खुशी हुई कि जो तलबा मुझे लिख कर भेजे हैं वैक्सीनेशन के मौजू पर, तो आप लोगों ने होमवर्क किया है, वाक़ई काबिल मुबारकबाद है। और मैं बता दूँ, देखिए बाज़ चीज़ें मैं खुलकर बोलता हूँ कि चूँकि ये पर्चा मुझे मास्टर्स के बच्चों के लिए भी पढ़ाने का मौका मिला है, पिछले 2 साल 3 साल से मुसलसल पढ़ा रहा हूँ मैं, बीए के बच्चों के लिए भी और मास्टर्स के लिए भी। इस मर्तबा ही सिर्फ मैं बीए के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप चेक कर लीजिएगा, आप जान लें। और बहुत सारे उसमें जो उन्वानात, जो मौज़ूआत हैं वो कॉमन है, बुनियादी जो बातें हैं हेल्थ जर्नलिज्म की, तो वो तो लाज़मी बात है कॉमन ही रहेगी। तो जिस तरीके से आप लोगों ने लिखा है, ख़ास तौर पर वैक्सीन की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, वो पढ़कर मुझे पहले तो ताज्जुब हुआ कि भाई माशाल्लाह से बीए के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और अच्छे से समझा। मुझे जो अब तक लगा, 4, 5 या 6 लोगों ने जो कुछ भी वैक्सीनेशन पर लिखकर मुझे भेजा है, उससे मुझे ये पता लगा कि वैक्सीनेशन के हवाले से वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन कैसे काम करती है, आप लोगों के पास एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग आ गई है। So keep it up, or keep continue writing the assignments on the topic which we discuss in the class, या फिर जिसको मैं असाइन करता हूँ या जिसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसको लिखिएगा। तो अब वो तलबा जिनको उर्दू लिखने में दिक्कत है, वो ज़रा ख़ास तौर पर तवज्जो दें अपने हैंड राइटिंग को भी, कैसे वो इम्प्रूव कर सकें। क्योंकि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही रिच है, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी आपने दी है, लेकिन आप क्या लिखे हैं अगर वो टीचर पढ़ नहीं पा रहा है, तो फिर आपको जो मार्क्स हैं वो उसके हवाले से नुकसान हो सकता है। और मैं नहीं चाहता कि किसी तालिब इल्म का सिर्फ उसकी उर्दू के हवाले से या लैंग्वेज के हवाले से या हैंड राइटिंग के हवाले से नुकसान हो। तो आज मैं चाहूँगा कि सबसे पहले उसी पर डिस्कस करूँ। हमारी क्लास का मौजू भी वही है, वैक्सीनेशन क्या होता है या और वैक्सीन के हवाले से। तो जो तलबा जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है अपना इस मौजू पर लिखा हुआ असाइनमेंट, वो पूरा एज इट इज़ पढ़कर नहीं सुनाना है। जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं तो आप उसका खुलासा समझिएगा, या सारे आपके जो जो कुछ आपने लिखा है उसको अगर आप पॉइंट्स की शक्ल में बोलते हैं तो वो बड़ा अच्छा होगा। तो सबसे पहले कौन बताएंगे? व्हाट्सएप पर भेजा था, व्हाट्सएप पर भेजने वालों में अकमल। यस, अस्सलाम सर। अच्छा। सर, वैक्सीन मतलब मुस्तकबिल में होने वाले कुछ खास बीमारी के लिए
उससे पहले, बीमारी से पहले ही दे दी जाती है, ताकि वो हमारे जिस्म में दाखिल होने के बाद एंटीबॉडीज़ बनाए, और खुदा न खास्ता अगर हम मुस्तकबिल में उस बीमारी या उस वबा से मुतासिर हो जाएं, तो हमारे जिस्म में उसके लिए एंटीबॉडीज़ हों जो उससे लड़ करके हमें महफूज रख सके। तो वैक्सीन काम इसी तरह करती है कि हमारे जिस्म में उसका टीका लगाया जाता है, जो वैक्सीन लगाई जाती है, तो वो हमारे जिस्म में जा करके एंटीबॉडीज़ बनाती है, तो चलिए, वो वेरी उस बीमारी से लड़ती है। माशाल्लाह से आपकी उर्दू ज़बान भी अच्छी है, आपकी जो हैंड राइटिंग है वो भी अच्छी है। कंटेंट को आपको मज़ीद बेहतर से बेहतर ही तलाश करना है। ऐसे नहीं कि आप इत्मीनान चलो मेरा तो मेरी उर्दू भी अच्छी, मेरी हैंड राइटिंग भी अच्छी, अब मैं इत्मीनान से आराम करूँगा, ऐसे नहीं। ठीक है? तवक्को बढ़ जाती है जब जिनकी ज़बान अच्छी हो, जिनको लिखना अच्छा आता हो, उनसे तवक्को ये बन जाती है कि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बात करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ऐसी बात करेंगे जो शायद दूसरे तलबा उस हवाले से नहीं कर सके। ठीक है? बेहद शुक्रिया जी। आपका, आपने किया है। और दूसरा तालिब इल्म सादिया, आपने भी लिखकर कल भेजा है असाइनमेंट। अस्सलाम उसके वालेकुम आपको सर। वालेकुम सलाम। आपको क्या करना है, आपने जो कुछ लिखा है उसको पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5 बस ऐसे बताइएगा, ताकि हम उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करें। जैसे अभी अकमल ने अपना पेश किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। आप भी बताइएगा। सर मैंने जो क्वेश्चंस लिखे वो क्वेश्चंस भी बोलूंगी। जी। सबसे पहले क्वेश्चंस है, वैक्सीनेशन क्या है? तो वैक्सीनेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो बीमारी होती है उसके सबसे कमजोर या फिर मरे हुए जरासीम को लेकर इंसान के बॉडी में डाला जाता है, या तो वो ड्रॉप के शक्ल में, या नाक के अंदर स्प्रे करके, या इंजेक्शन के तौर पे दिया जाता है, जिससे इंसान का जो जिस्म है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो एक ऐसा शील्ड बिल्ड कर लेती है कि अगर फ्यूचर में वो बीमारी होती है तो वो उस बीमारी से फाइट कर सकती है, या अगर वो बीमारी हो चुकी है तो आगे भी अगर होने के इम्कान है तो वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता वेरी है। गुड। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि क्या वैक्सीन लगाना अहम है? तो बिल्कुल वैक्सीन लगाना इसलिए भी अहम है क्योंकि ये बीमारी और जान बचाने का सबसे आसान और महफूज तरीका है। इसके अलावा ये सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको भी बीमारी फैलने से बचाने में मदद करती है। अब तीसरा क्वेश्चन है, हिफाजती टीके काम कैसे करते हैं? तो इसे जिस्म के अंदर इंजेक्शन या किसी चीज़ के जरिए डाल दिया जाता है जो हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप करते हैं। जो एंटीबॉडीज प्रोटीन की शक्ल में होता है, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इतना स्ट्रांग बना देता है जिसकी वजह से हम किसी भी तौर पे बीमारी से लड़ सकते हैं। उसके बाद और इस एंटीबॉडी से एक और फायदा है, जो बीमारी अभी हमें हुई है उसके अलावा हमारा बॉडी उस बीमारी के इलाज को, वो शील्ड को हमेशा बनाए रखता है। अगर फ्यूचर में कभी दोबारा भी होती है तो वो जरासीम को हमारा बॉडी फाइट कर लेता है। उसके बाद इसलिए इसको जो सबसे आसान और चालाक तरीका बताया गया जिसकी वजह से हमें वैक्सीन लेना चाहिए, और ये काफ़ी महफूज तरीके से काम करता है। अब एक और सवाल आती है, क्या हिफाजती टीके वाकईतन महफूज और कारआमद है? तो बिल्कुल ये कारआमद है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे टीके बनकर बाजार में नहीं पहुंच जाते, इसके कई मरहले होते हैं जिनसे गुजरा जाता है। डॉक्टर्स की निगरानी में कई तरह से टेस्ट होते हैं, कई साल इस पर रिसर्च किए जाते हैं, उसके बाद इसको लाइसेंस दी जाती है कि क्या इसे मार्केट में लाया जा सकता है या नहीं। इंसानों पर, जानवरों पर रिसर्च करते करते इसको सच में इतनी कारामदगी मिल जाती है। ये एक तरह से महफूज इलाज है किसी भी बीमारी के लिए। जी, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे अंदाज में आपने क्लास में जो मौजूद दिया गया था या जिस पर हमने डिस्कशन किया था उस पर आप बताया। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इतना अच्छा आपने लिखा या कैसे आपने ये इंफॉर्मेशन जमा की? सर मैंने गूगल पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स चेक किए, कई जो WHO है या किसी ने भी 1998 स्टार्टिंग से लेकर अब तक की रिसर्च पेपर सर्च की। उसके बाद जो जो पॉइंट्स मुझको अच्छा लगा उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर मैंने उसको अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख दिया। वेरी गुड। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लिखा है आपने, बहुत बेहतरीन अंदाज में। और इसी को रीराइट कर लीजिएगा, इसी को लिख कर भी रख लीजिएगा, ताकि देखिए हम वही सब्जेक्ट पे बात करें जो हमारे सिलेबस में शामिल है। हो सकता है इससे जुड़ा हुआ सवाल आ जाए, तो इम्तिहान के वक्त आपके पास यही नोट्स होंगे
सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप ये जो असाइनमेंट के तौर पर या होमवर्क के तौर पर जो कुछ लिख रहे हैं ना, इसको अच्छी शक्ल में महफूज रख लीजिएगा ताकि इम्तिहान से पहले आप इसको पढ़ सकें। बेहद शुक्रिया, बहुत अच्छा लिखा आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट और कौन है? और 2 तलबा ने मुझे भेजा है, और कौन थे वो? यस सर, मैं जी नाम बताइए। मैं नीचे देख रहा हूँ, आप यस सर बोले तो कौन सा? कलीम सर। जी कलीम, बताइए। आपने आपने सुना है ना, हम क्या चाह रहे हैं कि सारा आपको पढ़कर नहीं सुनाना है, उसका जो खुलासा है ना वो आपको Yes, बताना है पॉइंट्स की शक्ल में। जी बताइए। वैक्सीन कैसे काम करती है? जी जब हम लोग हिफाजती टीके लगाते हैं तो हमारे जिस्म के बीमारी लगने के खतरात कम हो जाते हैं। जब लोगों को वैक्सीन मिल जाती है तो आपका मुदाफ़ती निज़ाम जॉब होता है। ये हम अगर वैक्सीन जानता है, जैसे वायरस या बैक्टीरिया एंटीबॉडीज तैयार करता है। एंटीबॉडीज तैयार बीमारियों से लड़ने के लिए मुदाफ़ती कुदरती तौर पर तैयार करदा प्रोटीन है। बीमारी और इससे लड़ने का तरीका याद रखता है। अगर आपको मुस्तकबिल में इस जरासीम का जी सामना करना पड़ता है तो आपकी बीमारी होने से पहले आपका मुदाफ़ती निज़ाम होता है। लिहाजा वैक्सीन जिस्म में मुदाफ़ती दरअमल पैदा करने का एक अच्छा तरीका है। बगैर किसी बीमारी के मुदाफ़ती निज़ाम को याद रखने के लिए तैयार किया गया है। एक या ज़्यादा वैक्सीन ले हम आमतौर पर आप पूरा पढ़कर सुना दे रहे हैं। जी मैं ये चाह रहा था कि आप उसी चीज़ का खुलासा पेश करें। माशाल्लाह से आपकी हैंडराइटिंग, आपकी उर्दू ठीक है, अच्छी है। ज़रूरत आपको आपके मवाद को, आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको और रिच करने की ज़रूरत है। तो आप इसमें वैक्सीन कैसे, आपने लिखा है वैक्सीन कैसे काम करती है, तो मेरे हिसाब से इसमें और मौज़ूआत का अहाता या मुख्तलिफ और ज़ावियों का भी इसमें अहाता किया जा सकता है। देखिए, वो तलबा जिनका ख़त अच्छा है, जो उर्दू अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो और मेहनत करें, अपने पास जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको और उसमें इजाफ़ा करें, तब जाके अल्टीमेटली बहुत अच्छी सूरत हाल होगी। क्लास में जब 10 तलबा 20 तलबा सभी बेहतर लिख रहे हैं तो अब क्या होगा, अब जो मुकाबला होगा वो बेहतर से बेहतर का मुकाबला होगा। और मैं चाहता हूँ माफ़ कीजिएगा, ऐसा मुकाबला हो, ऐसा कंपटीशन हो, और ये हेल्थी कंपटीशन जो होगा, ये कंपटीशन आपके रिजल्ट को बेहतर बनाएगा। आगे चल के आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके लिए जो मौके हैं मार्केट में, उसमें भी इजाफे का सबब बन सकता है। चलिए नेक्स्ट, कलीम और जिन्होंने भेजा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर शाहिदुल एहसान। जी आपने भी भेजा है? सर जी सर, भेजा है मैंने भी। मैं वही तलाश कर रहा हूँ, कब भेजा था आपने? एक मिनट सर, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, उसका आप मेरे हिसाब से सर मैंने 6 तारीख को भेजा था। चलिए बताइए। जी सर बताइए उसको, उसका प्रेजेंटेशन। सर मेरा मौजूद है वैक्सीन कैसे काम करते हैं। जी तो क्या वो वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं? जी सर मेरा मौजूद है वैक्सीन कैसे काम करते हैं और क्या वैक्सीन वायरस और बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं या नहीं। जी बताइए, आगे बताइए। सर मेरा वैक्सीन मुस्तकबिल में होने वाली बीमारियों के खिलाफ
बीमारी के खिलाफ आपके कुव्वत मुहाफ़ज़त को तैयार करने का काम करते हैं। वायरस और बैक्टीरियल के खिलाफ वैक्सीन मौजूद हैं। जी, आपकी आवाज कट रही है, शायद कांटेक्ट उनका नेटवर्क खराब है, तो कांटेक्ट टूट गया है। आवाज आ रही है आपके पास? शायद नहीं, ऐसे वो लेफ्ट हो गए शायद। चलिए नेक्स्ट, सबीना आपने भी भेजा है, और किसने भेजा है? सबीना है? सबीना है? आवाज आ रही है आपको? सबीना, चलिए उनका क्या आवाज? जी अच्छा, आवाज आ रही है। जी जी बताइए। जी सर, वैक्सीनेशन का मकसद बीमारी की रोकथाम का सबसे मौसर तरीका है। वैक्सीनेशन की वजह से बड़े पैमाने पर बीमारियों को रोका जा सकता है, इससे खात्मा हुआ है, जैसे पोलियो, चेचक। WHO का अंदाजा है कि वैक्सीनेशन हर साल 2-3 अमवातों को रोकती है। कितने? 15 लाख बच्चे इन बीमारियों की वजह से हलाक हो जाते हैं, जिसको 2 से 3 क्या लिखे आप? ये हिफाजती क्या है? टीकों से रोका। हम बात हो सिर्फ 2 से 3? ये कुछ आदाद, मेरे फिगर जो है वो फिगर। कुछ मिस हुआ है। जी आगे बढ़िए। 15 लाख बच्चे इन बीमारियों की वजह से हलाक जाते हैं, जिनको हिफाजती टीकों से रोका। अंदाजा है कि 2013 में 5 साल के कम उम्र के बच्चों को 29% बात वैक्सीन से बचाएंगे। बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को हिफाजती टीका नहीं लगवाते, क्योंकि इन्हें लगता है कि वैक्सीनेशन की वजह से बीमारियां मौजूद नहीं हैं। ये गलत है। हिफाजती टीका लगवाने वाले कामों के जरिए जो बीमारियां देखी जा सकती हैं, वो हिफाजती टीका छूटने की से में वापस भी आ सकती है। जब 2010 में कैलिफोर्निया में 50 सालों में खांसी बदतरीन वबा फैल गई थी, वहाँ ताउन करके तो ये पता चला है कि इनके वालिदैन हिफाजती टीका का इंतकाल आवाज कट रही है आपकी। देता है, जहाँ एक चटनी बन। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर। आपकी आवाज कट गई है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। आपकी आवाज इस वक्त कट गई है सबीना। चलिए ठीक है, शायद जी सर, आपकी बात नहीं, मैं आपकी आवाज बंद हो गई वो आपको तवज्जो दिला रहा था। हो गया आपके? देखिए, आप काफ़ी मेहनत करके लिख रहे हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लैंग्वेज पर भी थोड़ा आपको तवज्जो देना है। ठीक है, इस चीज़ को नोट कीजिएगा। और बेहतर आप लिख सकते हैं अगर आप रोज़ाना की बुनियादों पर ये लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। डेफिनेटली दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू, will improve your handwriting, your language, your vocabulary, and फाइनली अल्टीमेटली ये आपको एग्जामिनेशन में जो है सो हेल्प करेगा। ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो प्रैक्टिस है। चलिए, और कौन है?
उज़मा सदफ, आप कुछ भेजे थे या डिलीट हो गया, क्या हो गया? और किसका है? वैक्सीनेशन के मौजू पर जब मैंने आप लोगों को कुछ लिखने के लिए कहा है तो क्या लिखा है आप लोगों ने? फौजिया है, उन्होंने भी लिखकर कल ही भेजा था। तो देखिए 3 या 4 जो स्टूडेंट पेश किए हैं, शायद आपका कंप्लीट हो गया था या आप शोएब आपका यस सर, सेम ही बताइए। लिखा है कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के लिए। थोड़ा सा जब आप बात करें तो अपने माइक का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करें, एक ही टोन में बात करें ताकि आपके, ओके और नेटवर्क चेक कर लीजिएगा खास तौर पर जब आप बात कर रहे हैं तो क्या उस वक्त आपके मोबाइल का जो नेटवर्क है वो सही है या नहीं है वो भी देख लीजिएगा। जी शोएब। पढ़े सर तो जी लंबा है सर, थोड़ा सा 3 पेजेस है। इंडिया में कोरोना वायरस, खुलासा बता दीजिए ना, खुलासा बता दीजिए पॉइंट्स की शक्ल में। ओके थोड़ा सा चलिए सर, उसको लंबा है सर, तो पढ़ दें। आपकी आवाज़ कट कर आ रही है तो सही से समझ में नहीं आ रहा आप क्या बताना चाह रहे हैं। कह रहे सर वो उसको लंबा लिख 3 पेजेस में है तो उसको पूरा पढ़ दें। मैंने लंबा कहा आप उसको, उसका खुलासा पॉइंट्स बता दीजिए। 3 पेज पर लिखा है तो 6 पॉइंट्स, एक पेज के लिए 2 पॉइंट बता दीजिएगा। ओके सर, सबसे पहले इंडिया में कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन की। जी इंडिया में टोटल आबादी 138 करोड़ से ऊपर है और माहिरीन बताते हैं कि कोरोना या वबा उम्र से बचने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है वैक्सीनेशन। अब हिंदुस्तान को दुनिया कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया इस मामले में लापरवाही और सुस्ती और गुरूर और तकब्बुर के बिना इस मामला में दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में उनको शोएब की आवाज़ सुनाई दे रही है? सर अकमल ब्रेक हो रही आवाज़ है बहुत। कट के आ रही है। ब्रेक हो रही है सर आवाज। शोएब आप कुछ कर सकते हैं ताकि आपकी आवाज़ सही तौर पर सुनाई दे सबको? सर अब आवाज जा रही है तो सफिशिएंट ये है नेटवर्क है। तो पॉइंट्स बता दीजिए, पूरा पढ़कर मत सुनाइए। माशाल्लाह से आपकी उर्दू भी अच्छी है, आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है, और मेरे हिसाब से आज जितने लोगों ने भी भेजा है उसमें सबसे लेंथी या सबसे डिटेल्ड जो लिखा है वो शोएब ने लिखा है। जी सर, पहला पॉइंट ये 6 जून तक हिंदुस्तान में टोटल वैक्सीनेशन की रिपोर्ट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड इसकी तरफ से दी गई है 23,13,22,417 और ये रफ्तार रही 2022 तक हिंदुस्तान पूरे मुल्क में वैक्सीनेशन शुरू होगी और 45 साल से उम्र के जो तकरीबन 34 करोड़ अफराद है उसके लिए हुकूमत ने 61 करोड़ 50 लाख की डोजेज ये की है, ऑर्डर की है। और 18 से 35 साल की जो उम्र है इसके बीच हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है 62 करोड़ 20 लाख और इसके लिए मरकजी हुकूमत को 1 अरब 20 करोड़ डोजेज की ज़रूरत है, जिसके लिए अभी भी मरकजी हुकूमत ने हिंदुस्तान में 3 वैक्सीन को मंजूरी मिली है। उनमें से अभी भी काफ़ी अभी इतना तादाद में ज़रूरत है उसके लिए हिंदुस्तान ने ऑर्डर अभी नहीं किया है। अच्छा आपने, एक मिनट यहाँ आपसे सवाल करूंगा मैं कि वैक्सीनेशन अगर जैसे मतलब 18 साल से 18 साल की उम्र के जो हैं उनको भी दिया जाना तय किया गया है, अगर ये वैक्सीन आपको मिलती है तो क्या आप लेंगे? यस सर, व्हाई नॉट? यस सर या नो सर? यस सर, लेंगे लेंगे आप? जी। चलिए ठीक है। देखिए लेकिन आपको आपको मेरा ये मशवरा है कि आपको अब मवाद जो इन्फॉर्मेशन आप लिख रहे हैं ना उसको और मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। माशाल्लाह से आपकी हैंडराइटिंग, आपकी उर्दू लैंग्वेज भी देखा हूँ अच्छे से आप
जो खास तौर पर 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें आप जवाब अच्छे से लिख सकते हैं, इतना डिटेल लिखेंगे तो मार्क्स पूरे अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन मसला क्या है कि टीचर्स आमतौर पर जो कुछ लिखा है उसको तो आपकी अच्छी हैंड राइटिंग को, आपकी उर्दू को देखकर पढ़ना तो शुरू करेंगे, लेकिन जो इम्प्रेशन आएगा वो ये कि काश ये तालिब इल्म इसमें मज़ीद मालूमात डालता, मज़ीद इंफॉर्मेशन होती तो वो ज़्यादा बेहतर होता। तो आज आप कोशिश कीजिएगा अगली मरतबा, और हालांकि आप वैक्सीनेशन क्या है नहीं है बल्कि हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन के मौजू पर आपका टॉपिक था, उसके बावजूद भी और भी उसको बेहतर बनाया जा सकता था। आज अकमल ने जो असाइनमेंट लिखा था या उन्होंने उसके मुताल्लिक़ अपनी बात पेश की, शोएब ने पेश की, सबीना ने अपनी बात पेश की, सादिया ने बात पेश की, ये लिखकर भेजे थे। और कौन थे? कलीम आपने भी बताया ना? यस सर। तो टोटल कितने हो गए? 5 6 ने भी जैसे अपनी बात पेश की थी, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, इन 6 जो तलबा ने असाइनमेंट किया है, देखिए ये तो होना है, इसकी नंबरिंग भी होगी और इसमें कहीं ना कहीं एक कंपैरेटिव पिक्चर अगर मैं शेयर ना करूं तो शायद वो होगा। लेकिन जो सबसे बेहतरीन जो असाइनमेंट लिखा था, सबसे अच्छा जिन्होंने लिखा और पेश भी किया, वो सादिया है। अब सादिया के लिए भी मशवरा ये है कि सादिया को लैंग्वेज के हवाले से फिक्र करने की ज़रूरत है। कंटेंट तो उनका माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, हैंडराइटिंग के हवाले से उनको फिक्र करने की ज़रूरत है। और अगर आज की क्लास में इस बुनियाद पर कि तलबा को जो सवाल दिया गया था उस सवाल की बुनियाद पर अगर कोई क्लास का इंटेलिजेंट स्टूडेंट खराब पाता है तो वो टाइटल जाता है सादिया को। मैं ये थैंक यू चाहूँगा सो कि मच सर। मैं ये चाहता हूँ कि रोजाना की बुनियादों पर क्लास में इस तरह का कंपटीशन हो, और जब रोजाना की बुनियादों पर ये होगा तो ये टाइटल, ये तारीफ आपके हक में भी आ सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप भी ये वाला जो टाइटल है, ये वाला जो मुकाम है वो आप हासिल करें। और बिल्कुल हर आदमी कर सकता है। उन लोगों की खासतौर पर जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है जो लैंग्वेज जानते हैं। अब शायद सादिया के लिए ये मसला है कि लैंग्वेज के हवाले से उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी है, हैंडराइटिंग के हवाले से उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी है। सबीना ने भी अगरचे अच्छा लिखा है, लेकिन सबीना की को भी किस चीज़ की ज़रूरत है? उर्दू लैंग्वेज के हवाले से मेहनत करने की ज़रूरत है, हैंडराइटिंग के हवाले से मेहनत करने की ज़रूरत है। तो देख लीजिए वो तलबा जिनके हैंडराइटिंग के हवाले से हम बताएंगे काफ़ी अच्छी थी, उनके लिए ये एक चैलेंज है कि दूसरे तलबा जिनको अभी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना है, लैंग्वेज इम्प्रूव करना है, वो आगे आ रहे हैं और फिर इस मुकाबले की दौड़ में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी तलबा इस हवाले से, जसारत का नहीं मिला असाइनमेंट, और उज़्मा का नहीं आया, नियाज का नहीं आया, अरशद तब्रेज का नहीं आया, शहाबुद्दीन का भी आज और कल में जो ये वैक्सीनेशन के हवाले से था ये असाइनमेंट नहीं मिला। तो सभी तलबा इस हवाले से, क्लास में इस वक्त 12 तलबा हैं और मैं चाहता हूँ कि पूरी क्लास में तो 25-26 स्टूडेंट हैं, सभी तलबा क्लास भी अटेंड करें और क्लास के दौरान समझाए गए मौजूआत पर उसको समझें, सवाल करें और फिर जो कुछ मौजू, जो कुछ उन्वान आपको दिया जाए लिखने के लिए उस पर आप लिखें। तो अजीज़ तालिब इल्मों, अब ये तो आप लोगों की इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों ने मुख्तलिफ ज़रायों से हासिल की। कोशिश ये कीजिएगा कि कहीं पर आपका जो असाइनमेंट दिया है या तो आप वहीं पर रेफरेंस दे दीजिएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपने कहाँ से ली। दूसरी चीज़, अगर वो आपके लिए थोड़ा दिक्कत तलब है तो आप आपके असाइनमेंट के एंड में बिल्कुल में 1 सतर में या 2 सतर में लिख दीजिए कि ये वाले जो इन्फॉर्मेशन है, आदाद-ओ-शुमार, फिगर्स, ये फिगर्स एनडीटीवी से लिए गए हैं, ये फिगर्स इंडियन एक्सप्रेस अखबार से लिए गए हैं, ये फिगर्स मैंने टेलीग्राफ से लिए, खत्म हुआ। तो ये वाली जो आदत है आपको लगेगी तो बड़ी कारामद है। आम आदमी जब कोई बात करता है तो वो कोई रेफरेंस यूज नहीं करता, लेकिन सहाफत का तालिब इल्म जब बात करता है, सहाफत का तालिब इल्म जब कुछ लिखता है, सहाफत का तालिब इल्म जब कुछ प्रेजेंटेशन देता है तो वो रेफरेंसेस देता है, वो हवाले बताता है और ये हवाले ही उसके आर्टिकल को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, उसके प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा वेटेज दिलाते हैं। तो इस बात का आप सभी तलबा ख्याल रखिएगा।
वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के हवाले से जैसे 5 या 6 तलबा ने जो पेश किए हैं उसमें से तकरीबन 5 तलबा ने वैक्सीन क्या है उस हवाले से लिखा है। और देख लीजिए जो तलबा नहीं लिखे हैं उनके लिए ये सोचने वाली बात है। अब ये जो तलबा लिखे हैं ना, इनके पास एक सफ़ा ही सही लेकिन पढ़ने के लिए मौजूद है और ये एहतियात से उठा के रखेंगे सेमेस्टर तक, तो यही नोट्स के तौर पर काम आएंगे उनको पढ़ने के लिए। आप तलबा के लिए क्या होगा सोचिएगा। ये जो लिखना है ये आपकी अपनी मदद है, ये आपके अपने सीखने का जो असेसमेंट है आप रोज़ाना की बुनियादों पर कर रहे हैं कि हम अगर मौजू हमें मिला, जैसे इसमें कहीं पर भी आपको कोई पाबंदी नहीं है ना, आप नेट सर्च कीजिएगा, आप मुख्तलिफ अखबार की वेबसाइट लीजिएगा, WHO की माशाल्लाह से बहुत सारे तलबा WHO का भी रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये वो तंजीम है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो फिल वक्त कोरोना कोविड-19 के हवाले से इनका फरमाया हुआ सभी हाथों हाथ ले रहे हैं, सभी उस चीज़ को ऑथेंटिकेट मान रहे हैं कि ये बात बाज़ाब्ता तौर पर मानी जा सकती है। तो अजीज तालिब इल्म इस चीज़ को समझिएगा कि ये ख़ास तौर पर जो वैक्सीनेशन का अमल है कोविड-19 के सबब अभी डिस्कस हो रहा है, तो कितना मवाद आपको रेडीमेड मिल रहा है कि रोज़ाना की न्यूज़ में ही आपको पढ़ने को मिल रहा है। पिछले बरस जब हम ये हेल्थ जर्नलिज्म का पेपर पढ़ रहे थे तो उस वक्त तलबा के पास इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तलबा को ढूंढने के लिए वही WHO की वेबसाइट या दीगर जो हेल्थ से मुतल्लिक़ जो वेबसाइट है, ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से अब आपको रोज़ाना की बुनियादों पर आप पेपर उठा के देखिएगा, उस पर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये जो वैक्सीन है ख़ास तौर पर इसको आप समझना है, ये दवा है, ये इलाज है और ये इलाज उस वक्त किया जाता है जब अभी बीमारी लाहक नहीं होती। मतलब इलाज करने के 2 तरीके हैं, एक तो बीमारी का पता लग जाए तो उसके बाद इलाज होता है उसका, बीमारी किसी को लाहक हो जाए उसके बाद इलाज होता है, बीमारी की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद इलाज होता है, कोई बीमार पड़ जाए, बिल्कुल कमज़ोर हो जाए, मरीज़ बन जाए तब इलाज होता है। लेकिन ये वैक्सीनेशन का जो अमल है, वैक्सीनेशन की जो दवा है या वैक्सीनेशन के तहत जो ख़तरे पिलाए जाते हैं, ये दरअसल ऐसा इलाज है जो बीमारी के आने से पहले दिया जा रहा है। ये और माशाल्लाह से हर क्लास में अब अगर 11 स्टूडेंट मौजूद है तो 11 सबके पास ये अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है? यस सर। तो बेसिक चीज़ आप लोगों के पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन आपको मालूम है ना, आपका जो इम्तिहान होगा वो इम्तिहान डिस्कशन के जरिए से नहीं होगा, आपका जो इम्तिहान होगा वो इम्तिहान तहरीरी शक्ल में ही होगा। तो इसीलिए क्लास में जो हम डिस्कस करें उसको आप लिखते भी जाएंगे। अजीज तालिब इल्मों, डेफिनेटली जो लोग अटेंड नहीं करेंगे क्लास, जैसे बहुत सारे तलबा हैं जिन्होंने पिछले सेमेस्टर में भी अटेंड नहीं किया और उनकी वजह से, उनके असाइनमेंट लेट सबमिट करने की वजह से बाज़ तलबा जिनके जेन्युइन इशू उनको भी मसाइल पैदा हो। तो पहली चीज़ कोशिश ये कीजिएगा कि उन तलबा को भी तवज्जो दिलाइएगा, वो भी क्लास में मौजूद रहें। मतलब बाद एक तलबा है जिनको मैं शायद ही कभी क्लास में देखा होगा, हमारी जो ऑनलाइन क्लास है तो ग्रुप में मौजूद है वो, तो आना चाहिए, उनको भी आप इस हवाले से तवज्जो दिलाइएगा। तो अब आप देख लीजिए जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग और जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग फ़र्क होगा या नहीं होगा? लाजिम बात है फ़र्क होगा। और मैं चाहता हूँ कि कंपटीशन हो विद इन क्लास अमंग यू, कि हम बेहतर से बेहतर पोजीशन हासिल करने के लिए, अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट को समझने के लिए हम आगे बढ़ें और फिर उस मुकाबले में अगर जीत आए। और आपको मालूम है कि आम तौर पर किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में टॉपर एक ही होता है, यानी मतलब गोल्ड मेडल या कोई दीगर जो मेरिट का जो सर्टिफिकेट होता है वो जो अव्वल आने वाला है उसी को दिया जाता है। तो आप भी इस तरह की पोजीशन के हकदार हो सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो वैक्सीनेशन का जो अब मौजूदा दौर में जो सवाल है जिसको लेकर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं, जैसे किन से पूछा था मैं, शाहिद से पूछा था या शोएब से पूछा था कि अगर क्या आप भी वैक्सीन लेंगे या नहीं लेंगे? तो आप देख लीजिएगा कि अब आपके पास एक क्लियर पिक्चर है। जो लोग आज भी गांव देहात में अपने बच्चों को वैक्सीन देने से कतराते हैं, गांव देहात में होती थी ये बात पोलियो के वैक्सीन को लेकर, लेकिन आज देख लीजिए कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसको लेकर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब तो लतीफ़े भी बन रहे हैं कि अब बहुत जल्द, जैसे जिन लोगों ने वैक्सीन लेने के बाद वीडियो बना दी
वीडियो में उन्होंने कहा कि ये मैग्नेट जो है जहाँ पर हमने वैक्सीन लिया है वहाँ पर वो चिपक रहा है, उसमें वो जो कुव्वत कशिश होती है वो दिखाई दे रही है, बल्ब लगा रहे हैं तो रोशन हो रहा है। तो उस पर एक बहुत अच्छा लतीफ़ा भी सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है कि बहुत जल्द क्या होगा कि अमेरिका ने स्पेस में एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक शील्ड वहाँ पर उन्होंने भेजी है। उसकी वजह से क्या होगा, जितने लोगों ने इस दुनिया पर इस ज़मीन पर वैक्सीन लगाई थी वो सब उस मैग्नेट के ज़ेरे असर खींचे चले जाएंगे। नीचे मशवरा लिखा था, मालूम नहीं कब ये प्रोसेस शुरू होगा, आप अपने साथ एक दो जोड़े कपड़े रख लीजिएगा ताकि आप दो जोड़े कपड़े और एक लोटा ताकि आप वजू कर सकें, नमाज पढ़ सकें, तो अपने साथ रख लीजिएगा। तो अजीज तालिब इल्मों, ये आम आदमी अब मेरे हिसाब से मुझे ये उम्मीद है कि क्लास में मौजूद कोई भी तालिब इल्म इस तरह की गैर तस्दीक शुदा बातें, इस तरह के गैर साइंटिफिक जो वीडियोस है उसको शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वैक्सीन है क्या। और इस चीज़ को भी भूल जाइएगा, इस चीज़ को भी फरामोश कर दीजिएगा जो एक ख़ास नुक़्ता नज़र मुसलमानों के बाज़ तबक़ों में पाया जाता है कि ये सारे जो बीमारी है, ये वैक्सीनेशन, ये सारी साजिश है हमारे खिलाफ। अजीज़ तालिब इल्म, ये हकीकत है, ये एक बीमारी है। जब बीमारी है तो उसका, और एक चीज़ आप बताइए, आप ये बोल रहे हैं कि ये बीमारी अगर मुसलमानों के खिलाफ साजिश है तो पोलियो के हवाले से क्या कहेंगे आप? पोलियो की जो दवा है वो दवा को किसने दरियाफ्त किया? मैं नहीं जानता, वो कोई मुसलमान था। अब जो कोरोना का मर्ज आया उसमें कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, ये हकीकत है, कोरोना एक मर्ज है। तो अब आप लोगों का जो हेल्थ जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, अप्रोच डिफरेंट होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए। आप अगर कोई बात, कोई मवाद भी शेयर करेंगे तो जैसे उस खबर का भी मैं आप लोगों को पिछली क्लास में रेफरेंस दिया था, किस तरीके से बेसर पैर की जो खबर है उसको आप शेयर कर रहे हैं कि जो लोग वैक्सीन लेंगे अगले 2 बरस में वो हमसे जुदा हो जाएंगे। अच्छा, जब किसी से पूछा जा रहा है तो वो एक रेफरेंस ला रहे हैं कि कहीं पर अंग्रेजी की किसी वेबसाइट पर, किसी ब्लॉग में इस तरह का रेफरेंस लिखा है। अजीज तालिब इल्मों, आप क्या समझते हैं, हमारे यहाँ भी जहनी तौर पर जो माजूर लोग हैं होते हैं या नहीं होते हैं, जिनका दिमागी तवाज़ुन दो है, एक तो जो दिमागी अमराज का शिकार होते हैं, एक वो होते हैं जो पैदाइशी उनकी सलाहियतें सोचने समझने की और अपना काम करने की सलाहियतें मौजूद होते हैं या नहीं होते? जी सर, होता है। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप में इस तरह के मसाइल नहीं होते? हर फर्द ज़हीन सेहतमंद होता? जी हर जगह में होंगे सर, जब इंसान बनते हैं तो जी लाजमी। तो ऐसे ही जी, ऐसे ही है कि हमारे यहाँ कई जो ज़हनी माजूर लोग हैं या जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, आपको मालूम, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी ऐसी बातें करते हैं कि आम आदमी भी सुन के उनको इम्प्रेस हो जाता है। तो अमेरिका हो या यूरोप हो, वहाँ भी जब ऐसे लोग होते हैं तो वो क्या आपकी हिंदी भाषा में बात करेंगे? नहीं सर। लाज़िम बात है, वो अंग्रेजी में बात करेंगे। और वहाँ पर होता है ऐसा, हर नुक्ते नज़र, हर मौजू पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता भी रहता है, तहकीक भी करता रहता है। तो कहीं से कुछ उठा के आप उस चीज़ को बुनियाद बना के खबर देंगे, उसका नतीजा क्या होगा? क्यों इस मसले पर हम डिस्कस करें, उसका नतीजा ये होगा कि अगर आज वैक्सीन नहीं ली जाएगी, जैसे महाराष्ट्र से ये खबर आई है, तो वहाँ पर इस तरह का प्रपोजल है कि अब जो बाजार खुलेंगे, अनलॉक का जो प्रोसेस शुरू होगा, उसमें बाजार खुलेंगे से मुराद मार्केट खुलेगी, मार्केट खुलेंगे तो वहाँ पर दुकानदार बैठेगा, फिर खरीदार भी आएगा। तो उसमें ये शर्त लगाने की तजवीज़ है कि जितने कारोबार करने वाले लोग हैं वो वैक्सीन लगाएं। जो लोग बिजनेस करने वाले या कारोबार करने वाले दुकान पर, गल्ले पर, मार्केट में बैठेंगे, उनके लिए वैक्सीन लगाना ज़रूरी करार दिया जा रहा है। तो अब अमान ये सोचकर वैक्सीन न लगाएं कि भाई ये वैक्सीन कुछ साजिश है, इस वैक्सीन के ज़रिए से एक चिप दाखिल की जा रही है, फिर तो आप कारोबार से भी हाथ धो बैठे हो। सऊदी अरब ने भी इस बात की वाज़ेह तौर पर क्लियरिटी कर दी कि अब जो कोई भी सऊदी अरब का दौरा करना चाहेगा, फिर चाहे वो हज हो या उम्रा हो, उसको डिजिटली या सर्टिफिकेट बताना, क्योंकि अब आजकल जो वैक्सीन लेने के बाद जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो आपके फ़ोन में वेबसाइट से आपको
या SMS पे होता है कि आपने वैक्सीन ले लिया। तो अब अगर इस पर सऊदी अरब ने ऐलान किया कि हम 60,000 लोगों के साथ हज करेंगे और हिंदुस्तान से कोटा देता है, फर्ज कर लीजिए कि 6,000 लोग हिंदुस्तान से आ सकते हैं, तो उसमें लाजिम बात है वो शर्त होगी कि भाई जिन लोगों ने वैक्सीन, आगे चल के अगर उम्रे के वीजे खुलते हैं तो वहां पर तब भी ये होगा, पाबंदी होगी कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है वही उम्रा कर सकेंगे। और फिर बहुत मुमकिन है कि आगे चल के ये भी हो जाए, ये जो पैंडेमिक के दौर में जब तक कि पूरे इंडिया की कुल आबादी को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी उस वक्त तक ये एहतियात तो क्या होगी, आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई। और ये बहुत संगीन मसला है। अब मैं आपको पोलियो के हवाले से वैक्सीन देते हुए कोविड की जो वैक्सीन है उस पर मैं बात करना चाहूँगा। पोलियो की जो खुराक पिलाई जाती है, पोलियो की जो वैक्सीन दी जाती है, चेचक की, खसरे की, ये जो वैक्सीन दी जाती है आमतौर पर सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में, ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में ये मुफ्त में पिलाई जाती है। साथ ही घर घर फिरकर भी स्पेशल कैंपेन चलाए गए, लोगों को ये खुराक पिलाई गई, इसके पैसे नहीं लिए गए, सरकार की जानिब से ये मुफ्त में पिलाई जाती है। क्यों बताइए? ताकि किसी भी बच्चे को आगे मुस्तकबिल में उस पोलियो का शिकार न हो और वो पोलियो एंटीबॉडी बने रहे उनके शरीर में। ठीक है ना, सरकार को क्यों फिक्र है भाई? अगर कोई फर्द पोलियो की खुराक नहीं पीता है तो वो माजूर होता है, उसका नुकसान है। सरकार क्यों इस हवाले से फिक्र करे कि भाई कोई शख्स पोलियो से माजूर ना हो जाए? क्योंकि किसी भी देश की गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी होती है कि अपने सारे जितनी भी आबादी है उनको हिफाजत महफूज रखे। इस वजह से सभी घरों जाकर बच्चों को पोलियो दी जाती है मुफ्त में। और कोई तालिब इल्म? अकमल? जी सर, हिंदुस्तान में पूरे मुल्क में अगर देखा जाए तो मतलब कोई भी शहरी अगर होता है तो वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। क्यों हुकूमत की जिम्मेदारी? भाई किसी को पोलियो पिलाए, अगर कोई पोलियो की दवा नहीं पीता है, वो माजूर होता है, तो वो घर वालों का मामला है। घर वालों का मामला फिर सर मुस्तकबिल, तो उसमें मुस्तकबिल में वो हिंदुस्तान के GDP को बढ़ाने के लिए या फिर हिंदुस्तान के मुआशी निज़ाम को चलाने के लिए तो काम आएगा ना। अब जितने लोग पोलियो की दवा ले लिए, क्या वो सब ये काम कर रहे हैं? नहीं कर तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी सर उसमें से हो सकता है कोई साइंसदान निकल जाए, कुछ हो। ठीक, सादिया? यस सर, किसी भी देश या फिर इलाके की तरक्की के लिए वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको सेहतमंद होना ज़रूरी है, तभी तो वो अपना सपोर्ट कर पाएंगे उसकी तरक्की में, उस मुल्क की तरक्की में। वेरी गुड। सबीना है और कोई दूसरे साहब? अजीज तालिब इल्मों, ये पॉइंट अकमल ने जो कहा है या फिर सादिया और जसारत ने जो जवाब दिया है, कहीं ना कहीं इन सब को मिला के सोचना है कि अगर किसी हिंदुस्तानी शहरी को पोलियो की दवा नहीं पिलाई जाती और फिर उसके सबब वो पोलियो का शिकार होता है, तो पोलियो के जो शिकार होता है, पोलियो से जो मुतासिर होता है, क्या होता है उसको? जो शख्स जो फर्द पोलियो का मुतासिर होता है उसमें किस तरह की माजूरी होती है? शोएब? पता नहीं है सर, आवाज सुनाई नहीं दिया। पता नहीं है सर। आपकी आवाज नहीं सुनी। नियाज? नियाज चले गए। उजमा? यस सर। कोई अगर फर्क? किसी को पोलियो होता है तो वो शायद पैरालिसिस हो जाता है, बोलने में और भी दिक्कत होती है, बोलने में भी दिक्कत हो सकती है, चलने फिरने में भी। बहुत से लोग बिस्तर पे हो जाते हैं पोलियो की वजह से। शहाबुद्दीन? सबीना? जो लोग जो पोलियो का शिकार होते हैं, क्या होता है उनके साथ?
उस पोलियो की वजह से उनकी जिंदगी पर कैसे असर पड़ता है। शहाबुद्दीन अटेंडेंस नहीं ले रहा हूँ मैं, आप कमेंट बॉक्स में जी सर बोला, कुछ सवाल पूछा उसका जवाब बताइए। नियाज सवाल आप कुछ रिपीट बताइए। करें। जी सबीना। सर अभी ज्वाइन हुई सर, लेफ्ट हो गई थी सर, सवाल ही सवाल ये है कि अगर किसी फर्द को कोई पोलियो का मरीज है तो क्या हो जाता है, उसका क्या नुकसान हो जाता है पोलियो के मर्ज की वजह से। सर सर जैसे कि हाथ में चलने चलने फिरने से सर मोहताज हो जाता है। पोलियो की वजह से जो बीमारी लाक होती है, या तो उसके पोलियो की वजह से दोनों हाथ मुतासिर हो जाते हैं आम आदमियों के मुकाबले में, या फिर या पैर। दोनों पाँव मुतासिर हो जाते हैं, या एक पाँव या एक हाथ मुतासिर होता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी किसी घर का कोई फर्द पोलियो से मुतासिर है, लाजिम बात है वो अपनी मामूल की मसरूफियात, अपनी जो यूजुअल एक्टिविटी है, जो आम तौर पर एक शहर काम खुद कर लेता है, वो नहीं कर सकता, बल्कि वो डिपेंडेंट हो जाता है फैमिली पे। क्लियर कि पोलियो के जो मरीज होते हैं वो क्या होते हैं, उनके लिए इंडिपेंडेंट अपने तौर पर कर रहे हैं। समाज में बहुत सारी मिसालें हैं जहाँ पर पोलियो से मुतासर लोग भी आगे बढ़े हैं। लेकिन सोचिए कि जब वो छोटे थे, जब वो अपने घर में अपने भाई बहनों के साथ थे, या बिल्कुल छोटी इस उम्र में थे, तो वहां पर वो तो किसी पे डिपेंडेंट थे। और अगर कोई पोलियो का फर्द है, वो स्कूल को जाना उसके लिए मसला है, तालीम के मैदान में वो बिछड़ सकता है। क्यों कि समझिए कि स्कूल कहीं गांव देहात पे या किसी पहाड़ी मुकाम पर है, वो तो वहां पर पहुंच ही नहीं सकता। और गांव देहात में आप व्हील चेयर का तस्वुर कर सकते हैं जिसमें बैठकर वो वहां पर जाए। या गांव का गरीब आदमी है तो क्या वो अपने बच्चे के लिए पोलियो की ट्राइसाइकिल का इंतजाम कर सकता है? क्या सरकार के लिए ये मुमकिन है कि वो हर ऐसे फर्द को ट्राइसाइकिल दे? क्या इस हिंदुस्तान में, मतलब अब तो पोलियो की जो नए मर्ज है, नए जो रिपोर्टिंग है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन जो लोग बड़े हैं, जो 15 साल 20 साल पहले जो पोलियो का शिकार हुए थे, जो अब जिंदगी के एक अच्छे मुकाम, अच्छे उम्र के एक अच्छे दौर को देख चुके हैं, उनको आप देखिएगा तो वो कैसे वहां तक पहुंचे, काफी दिक्कतें, काफी मसाइल थे। तो होता क्या है, इब्तिदा में जो फर्द पोलियो का शिकार होता है वो अपने फैमिली के लिए डिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट वो नहीं होता। और बहैसियत मजमूई, जैसा कि अकमल ने बताया कि ये लोग क्या होते हैं, जब एक घर में एक फर्द पोलियो का शिकार हो गया तो आम लोगों के मुकाबले में ना वो स्कूल को सही से जा सकता है, ना अपनी ज़रूरियात को खुद पूरा कर सकता है, काफ़ी मसाइल होते हैं, तो वो घर वालों पर डिपेंडेंट है। तो एट लार्ज बहैसियत मजमूई किसी भी स्टेट या कंट्री में जो पोलियो के मरीज होते हैं वो सरकार के लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं। क्यों कि अगर वो बीमार पड़े तो उनके लिए सहूलियात होना, वो एक्टिविटी बाजार में भी जाना है तो उनके लिए खास सहूलियात फराहम करना पड़ता है, उनके लिए ट्रैक बनाना पड़ता है, बसों में रेलवे में सफ़र करने के लिए उनको रिजर्वेशन देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। और जब ये तो पोलियो के सबब है, तो सरकार ने क्या किया कि ये जो अखराजात हैं कि अगर पोलियो से मुतासर आबादी बढ़ती है तो वो सिर्फ एक घर के लिए बोझ नहीं बनती, वो घर वालों के लिए इजाफी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती, बल्कि आगे चल के मजमूई तौर पर पूरी सोसाइटी की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो ऐसे में क्यों ना इस मर्ज को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। तो सरकार इस जाने वो जो अखराजात है जो बाद में देने पड़ते हैं, जैसे जॉब में भी, तालीम में भी, फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं उनको तहफुजात दिए जाते हैं ताकि वो भी तरक्की कर सकें। तो उस पर जो वहाँ पर अखराजात हो रहे हैं उसके मुकाबले में वो खर्चा जो पोलियो की दवा फ्री में पिलाने से होता है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये सरमायाकारी है हुकूमत की, ताकि आगे चल के समाज में, सोसाइटी में और मुल्क में कोई भी फर्द पोलियो से मुतासिर नहीं रहे। तो ये जो अच्छा, उसमें बास बीमारियां क्या होती है, जानलेवा भी होते हैं जिनके टीके दिए जाते हैं। और ये जो कोरोना की जो बीमारी है ये भी जानलेवा बीमारी है। इस जानलेवा बीमारी के लिए भी सरकार ने फैसला किया है कि भाई सरकारी दवाखानों में भी टीके दिए जाएंगे, खानगी दवाखानों में भी टीके दिए जाएंगे। अब जो मीडिया में शिकायत आ रही है कि सरकारी दवाखाने में कोई टीका लेने पहुंच रहा है, वहाँ उसको स्लॉट नहीं मिल रहा है, वहाँ काफ़ी तवील कतार है। तो इसमें मुख्तलिफ तरह के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर डिस्कशन हो रहा है कि सारे मुख्तलिफ स्टेट गवर्नमेंट्स के जो हेड्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं,
हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से भी डिमांड आ रहा है, अपोजिशन की तरफ से भी डिमांड हो रहा है कि ये जो टीका देने की, जैसे वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त ये बात भी डिस्कस हुई थी पॉलिटिकल सर्कल्स में कि सरकार की जानिब से सभी को फ्री में कोरोना का भी टीका दिया जाएगा। लेकिन अमली तौर पर जिस बड़ी आबादी को टीका देना है, अब आप सोचिएगा कि बगैर टीका दिए कि क्या ये मुमकिन है कि सरकार स्कूल कॉलेजेस शुरू करे, ये बड़ा सवाल है। तो अजीज तालिब इल्मों, इस तरह के मौजूआत पर, और आप लोगों के लिए मैं समझूंगा कि बड़ा ही एडवांटेज वाली पोजीशन ये है कि वैक्सीनेशन, टीका अंदाजी, इम्यूनाइजेशन, ये जो मौजूआत है जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, फिलहाल सभी बल्कि सारा मीडिया इसी पर डिस्कस कर रहा है। तो आप अपनी आंखें, अपने कान खुले रखिएगा और लिखिएगा जो मौजूआत हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं उस पर आप क्या बेहतर तौर पर सोचते हैं, समझते हैं। आज की क्लास को ख़त्म करने से पहले मैं आज की क्लास का जो सवाल, क्या पोलियो, चेचक, खसरा, डिफ्थीरिया, जिस तरह के जो टीबी, ये सारे अमराज, इनके टीके बने, उनके इलाज की सहूलियात सरकार की जानिब से फराहम की जाती है, मुफ्त में होती है। तो क्या कोरोना का टीका भी उसके लिए कीमत ली जानी चाहिए या फिर ये भी सरकार को दिया जाना चाहिए? इस मौजू पर आप अपना आज का जो क्लास है, आज का जो नोट है वो लिखिएगा। फिर हम कोशिश करेंगे कि आपकी जानिब से आए जो कुछ नोट्स या असाइनमेंट की शक्ल में जवाब आता है, नुक्ता नज़र आता है, पॉइंट ऑफ व्यू आता है, उस पर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अब वक्त है सवालात का, उसके बाद फिर हम अटेंडेंस लेंगे। सर, मेरा एक सवाल है। क्योंकि हम लोग जर्नलिज्म के फील्ड में हैं, तो हम लोगों को किसी भी खबर की ऑथेंटिसिटी के बारे में बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि कोई खबर सही है या गलत है? क्योंकि अभी एक रिसेंट न्यूज़ आई थी जिसे टेलीग्राफ ने लिखा है, कोरोना वुहान लैब से लीक हुआ है, लेकिन पहले ये खबर हो रही थी कि चाइना से लीक नहीं हुआ है, ये ऐसे ही महामारी है। तो सर, इस बात में कितनी ऑथेंटिसिटी है जो अभी नहीं हुआ है ये? जी, खबर जब हमारे पास आती है तो पहली चीज़ उसको, तो जैसे आपने रेफरेंस दिया, टेलीग्राफ अखबार ने यह खबर दी है, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज ने भी इस चीज़ को खबर किया है। और ये जो हालिया अरसे में इसका ये जो डिस्कशन शुरू हुआ है, दरअसल इसकी बुनियाद है अमेरिका का एक मैगजीन है वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पिछले महीने एक न्यूज़ ब्रेक की, उसका ये कहना था, उसने ये रिपोर्ट किया, उसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ये बताती है कि अभी वुहान में कोरोना के केसेस रिपोर्ट नहीं हुए थे। उससे पहले एक लैब में, जो वुहान में जो लैब है जहाँ पर मुख्तलिफ वायरसेस पर रिसर्च की जाती है, उस लैब में काम करने वाले 3 लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे। 3 लोगों को दवाखाने में शरीक कर दिया गया था और तीनों को बिल्कुल वही सिम्टम्स थे जो हम कोरोना के मरीजों में देख रहे हैं। उसकी अपनी इन्वेस्टिगेटिव बुनियाद बना के वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया। उसके बाद सदर अमेरिका ने भी फौरी तौर पर इस बात का हुक्म दिया कि 3 महीने में इस चीज़ का जायजा लेकर इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। और फिर हमारा जो पड़ोसी मुल्क चीन है, वहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं, वहाँ पर खबरों को दबाया जाता है, पूरा कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ही सख्त कंट्रोल है, तो वहाँ से आज़ादाना तौर पर खबरें मिलना वो मुश्किल है। लेकिन ये चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि खुद WHO ने वहाँ पर इस हवाले से तहकीक की थी कि वुहान में जो सबसे पहले कोरोना के जो वायरस आया था वो कैसे आया था, लेकिन उस रिपोर्ट को अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया था। क्यों? कि जो लोग WHO में काम कर रहे हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये इन लोगों को चाइना ने मैनेज किया। ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, टॉपिक है, उस पर हमारे को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बट when we are writing something about how this all coronavirus pandemic was started, was originated, तो वो तो हमारे को एक चीज़ तय है, मालूम है, वो ये है कि सबसे पहले इसके जो नमूने थे, इसकी जो बीमारी के जो मुतासिरा लोग थे वो वुहान से ही आए। तो ज़्यादा हमें उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। बट वेरेवर वी आर राइटिंग समथिंग,
the origination of this coronavirus we should quote कि हमने ये वॉल स्ट्रीट जर्नल से लिया, हमने टाइम मैगजीन से लिया, हमने टेलीग्राफ से लिया, हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया, हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया, जो भी अखबार से लिया आप उसको कोट कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम अटेंडेंस भी ले लेते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से 9 भी बज चुके हैं, शायद आप लोगों को दूसरी क्लास भी होगी, तो अटेंडेंस स्टार्ट कीजिएगा। मोहम्मद अकमल नेक्स्ट जिशारत अली, कलीम, सादिया तहसीन, शहाबुद्दीन, शाहिदुल एहसान। चलिए ठीक है, आप सब अपने बाकी के साथियों को भी बता दीजिएगा कि अब हम देखिएगा, लेसन जरूर देखिएगा आप यूट्यूब पर। आप सब लोग सब्सक्राइब किए हैं यूट्यूब के चैनल को, तो वहाँ पर जो मैं अपलोड करता हूँ उसको आप देख सकते हैं। लिया है आप लोगों ने? यस सर। जी सर। अब ये जो लोग हमारे साथ शरीक नहीं हो रहे क्लास में, उनको बता दीजिएगा कि वहाँ पर यूट्यूब पर आप कमेंट बॉक्स में आप अटेंडेंस भी डालेंगे तो शायद, हाँ, बाज़ तलबा जैसे कनेक्ट हो रहा, किसी वजह से डिस्कनेक्ट होगा, तो इनकी वहाँ पर अगर अटेंडेंस आती है उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। जो क्लास अटेंड नहीं करेंगे अब उन्हें अटेंडेंस नहीं मिलेगी, तो बता दीजिएगा बाकी के साथियों को, ठीक है। ये मैसेज पास करना आप सबकी जिम्मेदारी है। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सभी को शामिल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सर।